हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम बिजनेस लॉ की एक महत्वपूर्ण यूनिट का महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वैध अनुबंध क्या होता है। वैध अनुबंध से पहले हम ठहराव क्या होता है ये जानते हैं दोस्तों। दो पक्षों के मध्य होने वाला आपसी समझौता, जिसमें एक पक्ष प्रस्ताव रखने वाला होता है और दूसरा पक्ष उस पर स्वीकृति देने वाला होता है। अर्थात प्रस्ताव और स्वीकृति को ठहराव बोलते हैं दोस्तों। और ये ठहराव अगर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो जाए, अर्थात उसमें कुछ विशेषताएं अगर पाई जाए, जैसे ठहराव में प्रस्ताव और स्वीकृति का होना जरूरी है, ठहराव में स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है, ठहराव जो है वो योग्य पक्षकार के साथ किया जाए, जो विवेकपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी ठहराव में पाई जाती है तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार वो ठहराव अनुबंध बन जाता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, अनुबंध मतलब होता है कि एक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। और ठहराव कैसा होना चाहिए? ठहराव लिखित होना चाहिए, ठहराव साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, ठहराव व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, ठहराव में एक निश्चित प्रतिफल होना चाहिए, ठहराव एक योग्य व्यक्तियों के साथ किया जाना चाहिए, तभी वो अनुबंध का रूप धारण करता है। उसके बाद आता है बच्चों धारा 2 जा तथा धारा 10 के अनुसार एक वैध अनुबंध में निम्न लक्षण का होना आवश्यक है। पहला कि एक अनुबंध में ठहराव का होना आवश्यक है, अर्थात प्रस्ताव और स्वीकृति का होना आवश्यक है बच्चों। प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जो वैधानिक हो, स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जो वैधानिक हो। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होनी चाहिए, अर्थात ठहराव हर प्रकार से उचित होने के साथ साथ समस्त तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। जैसे पंच निर्णय संबंधित ठहराव लिखित ना हो, वैधानिक दृष्टि से लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात जो पंच निर्णय होता है वो लिखित में होता है, और जब तक वो लिखित नहीं होगा उसको वैधानिकता प्राप्त नहीं होगी। दूसरा आता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात ठहराव या अनुबंध एक ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जो वयस्क हो, जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, जो दिवालिया ना हो, जो अपराधी प्रवृत्ति का ना हो। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध किया जाता है तो वो ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर लेता है, वो अनुबंध वैधानिक हो जाता है दोस्तों। फिर आता है तीसरा पॉइंट, पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि आप अपना प्रस्ताव रख दिए और किसी को गलत जानकारी दे के उससे स्वीकृति ले लिए, उसको डरा के धमका के उससे स्वीकृति ले लिए। अगर ऐसी स्वीकृति अगर आप ले लेते हैं तो वो किसी भी तरीके से वो अनुबंध नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिएगा। विधिपूर्ण प्रतिफल का होना आवश्यक है, अर्थात एक ऐसा प्रतिफल होना चाहिए जो वैधानिक हो, ऐसा प्रतिफल होना चाहिए जो कानून की दृष्टि में वैध होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रतिफल मूल्यवान वस्तु हो सकती है, सेवा हो सकता है या वचन हो सकता है बच्चों। फिर आता है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो, अर्थात ठहराव ऐसा होना चाहिए जो अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किया गया हो। अर्थात आप देखिए, व्यर्थ ठहराव का मतलब क्या होता है? जो शुरू से ही बेकार होता है, जिसमें टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, जो असंभव कार्य होता है। अगर ऐसा ठहराव है बच्चों तो ये कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठहराव का लिखित प्रमाणित व रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कई ठहराव ऐसे होते हैं जिनका लिखित भी ज़रूरी है और उनका साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित और उनका रजिस्टर्ड होना भी बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों। कौन कौन से ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका लिखित होना आवश्यक है? ध्यान रखिए। और
अवधि वर्जित ऋण यानी कि जो टर्म लोन होता है, जो हम 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए लेते हैं, देखिए उसका लिखित होना आवश्यक है। बीमा का अनुबंध लिखित होता है, विनिमय साध्य प्रलेख ये भी लिखित होता है, पंच निर्णय लिखित होता है और 3 वर्ष से अधिक पट्टे के जो ठहराव होते हैं, जो लीज़ पर जब जगह ली जाती है, उसका भी लिखित होना आवश्यक होता है बच्चों। फिर आता है निम्नलिखित अनुबंध की वैधता के लिए प्रलेखों का लिखित होने के साथ साथ उसका पंजीकरण भी आवश्यक है। कौन कौन से ऐसे अनुबंध होते हैं? पहला होता है धारा 25 के अंतर्गत बिना प्रतिफल के लिए लिए गए अनुबंध। दूसरा, संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है, रजिस्ट्री होती है, वो भी 1882 के अधीन 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का अनुबंध रजिस्टर्ड होना चाहिए बच्चों। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम का भी रजिस्ट्री होना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। अचल संपत्ति की अगर भेंट है, कोई भूमि, कोई भवन अगर भेंट स्वरूप दी जा रही है तो उसका भी नाम ट्रांसफ़र होना अर्थात रजिस्ट्री होना आवश्यक है बच्चों। बच्चों को गोद लेना, एडॉप्शन से रिलेटेड भी जो केस होता है उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है। का निष्कर्ष देखते हैं। वैध अनुबंध के निर्णय के लिए उपयुक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। जैसा कि हम ऊपर शर्तों को पढ़े हैं कि भाई किसी भी एक ठहराव में, किसी भी एक अनुबंध को वैध बनने के लिए उसमें उचित प्रस्ताव स्वीकृति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वचन होना चाहिए और जो ठहराव होता है वो एक वयस्क व्यक्ति के साथ होना चाहिए, योग्य व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अगर इतनी सारी विशेषताएं किसी भी ठहराव में या किसी अनुबंध में पाई जाती है बच्चों, तो वो ठहराव, वो अनुबंध एक वैधानिक अनुबंध की श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कॉन्सेप्ट इज़ पावर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अमित सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें बच्चों। बाय बाय।